दिव्या की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हमारे आगे की कहानी के बारे में। स्ट्रैटेजिक लेवल सिस्टम, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक लेवल सिस्टम, जहाँ पर हम लोग देखेंगे स्ट्रैटेजिक लेवल सिस्टम में किस चीज़ की चर्चा, EIS की चर्चा, जिसको आप बोलते हो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट को स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने के लिए सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो टॉप मैनेजमेंट के लिए नाम से ही जाहिर है, देखो स्ट्रैटेजिक यानी कि टॉप मैनेजमेंट, तो यानी कि एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव यानी कि टॉप मैनेजमेंट, इसको क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। इसको सपोर्ट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसको एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। अब जहाँ तक बात करते हैं कि स्पेसिफिक एप्लीकेशन किसी टास्क का नहीं होता ये, बल्कि जनरल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, जनरल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो कि टॉप मैनेजमेंट के काम आ सके, एग्जीक्यूटिव लोगों के काम आ सके। अब इसको एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम को एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। काफ़ी डेप्थ में एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम है तो थोड़ा एडिशनल फीचर्स होता है। बाकी कुल मिला के टॉप मैनेजमेंट का कंप्यूटिंग करने के लिए ही ये सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, टॉप मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, और टॉप मैनेजमेंट के लोगों के पास ना उतना वक्त होता है, ना उतना स्किल होता है कि उनको कंप्यूटर के अलग अलग भाषाएं यानी कि क्वेरी लैंग्वेज आए। ठीक है, बिना क्वेरी लैंग्वेज जाने हुए यानी कि आपका यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज में इनको क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना होता है, डिसीजन मेकिंग करना होता है। ठीक है, अब जो एनालिसिस करेंगे डिसीजन लेने के लिए, उसके लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो भी डाटा आते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के या ब्रांच के, उसके इन्फॉर्मेशन को तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा एक्सटर्नल यानी कि दुनिया भर के इन्फॉर्मेशन को चाहिए। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम एक प्रकार का एडवांस सिस्टम होता है जो कि आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के डेटाबेस पर कैपेबल होता है एक्सेस करने के लिए और ऑनलाइन एनालिसिस करके देने के लिए, ऑन द स्पॉट ऑनलाइन एनालिसिस करके देने के लिए ये कैपेबल होता है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ये एक ऐसा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है जो कि टॉप मैनेजमेंट के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया रहता है। इसको एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की तरह भी यूज़ कर सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन का क्या बोलते हो टॉप मैनेजमेंट होता है वो। ठीक है, तो बहुत सारी बातें जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक बात हमको देखने को मिलेगी कि जो भी इंफॉर्मेशन, इसमें शब्द जो बताया गया है ना, जो इंफॉर्मेशन होता है ना उसकी भी कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है, उसको भी कुछ फीचर्स होते हैं। यहाँ पर जो टॉप मैनेजमेंट का ज़्यादातर डिसीजन होता है अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर्ड डिसीजन होगा, पहले से ये समस्याएं आ चुकी हैं तो पता है टॉप मैनेजमेंट तो उसको आसानी से डील कर सकता है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी डील करनी पड़ती है जिसमें अनसर्टेनिटी की डिग्री ज़्यादा है। तो ऐसा इंफॉर्मेशन ही यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा जिसमें अनसर्टेनिटी को कवर किया जा सके। ठीक है, उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की भी जो जानकारी ली जाएगी वो एकदम लो लेवल स्टाफ तक, एक्सटेंट तक पहुँचकर लो लेवल डिटेल तक जाना है। ठीक है, मतलब एनालिसिस करना है काफ़ी डेप्थ में, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, जिसको स्ट्रैटेजिक लेवल सिस्टम में की कैटेगरी में हम यहाँ पर देख रहे हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था, कैटेगरी देखी थी, वहाँ पर देख रहे हैं। तो जहाँ तक हम लोगों की बात आई तो ये एक प्रकार का ऐसा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की तरह होता है जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डेटा का ऑनलाइन एनालिसिस करके टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में सपोर्ट करता है। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में सपोर्ट करता है। ये किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन का स्पेसिफिक टास्क नहीं करता, बल्कि जनरल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में वो सारे काम करता है जो कि टॉप मैनेजमेंट को रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो ये बातें जो है स्टडी मटेरियल से एक बार जस्ट आप इसको रीड करो। यहाँ पर पूछने वाली चीज़ें क्या है, यहाँ पर पूछने वाली चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EIS, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जहाँ तक हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि आपको एक टॉप डॉक्टर से कंसल्ट करना था। कहानी हम लोग समझते हैं, आपको क्या करना था,
टॉप डॉक्टर से कंसल्ट करना था। ठीक है, वायरस का ज़माना है, आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हो। ठीक है, लेकिन आपको कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज ऐसी नहीं आती है जिससे आप कंसल्टेंसी में आपको मदद मिलेगी कंप्यूटर ऑपरेट करने में। आपको मेडिकल लैंग्वेज या फिर कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज नहीं आती है, तो उसको हमने बोला क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, क्वेरी लैंग्वेज आपको नहीं आती है लेकिन आप टॉप डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो आपने जो है कोई मान लीजिए ऐप वगैरह डाउनलोड किया, कोई ऐसा सिस्टम जो है वो अपनाया। उसमें क्या होता है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है, पिछला रिकॉर्ड है, ठीक है, उस पर उसने रैपिड एक्सेस किया डॉक्टर ने। ठीक है, पिछला जो है आपका रिपोर्ट फाइल्स ये सब पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी बीमारी से रिलेटेड इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डाटा उसने कलेक्ट करके तुरंत ऑनलाइन एनालिसिस कर लिया, मतलब आपके पूरा हेल्थ रिकॉर्ड को उसने निकाल लिया। ठीक है, और उसके पास DSS था। आपने देखा कि उसने दूसरे लैपटॉप में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम अपना खोला और उस पर सारी चीज़ें यस नो करते चला गया और आपके लिए क्या परफेक्ट दवाई है उसने बता दिया। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम इतनी सी बात है कि टॉप एग्जीक्यूटिव के लिए ये काम आता है, टॉप मैनेजमेंट के लिए। ये एक ऐसा कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो टॉप मैनेजमेंट के हिसाब से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये भी आपका DSS की तरह कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। यहाँ पर क्वेरी लैंग्वेज जानने की आवश्यकता नहीं है। बिना क्वेरी लैंग्वेज के या जो कोई भी स्टैटिकल कॉम्प्लेक्स फार्मूला के बिना, ठीक है, ये आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। फिर जहाँ तक बात करते हैं, इंफॉर्मेशन पर रैपिड एक्सेस करता है, न केवल इंटरनल बल्कि एक्सटर्नल दोनों इंफॉर्मेशन पर रैपिड एक्सेस करता है। ठीक है, तो यानी कि रैपिड एक्सेस करता है। ऑनलाइन एनालिसिस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डेटाबेस का करता है। और उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की तरह भी यूज़ होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉप डॉक्टर से दिखाने वाली कहानी आपको ध्यान में रखनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि टॉप मैनेजमेंट के नीड्स को सर्व करने लायक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरी बात आपका यहाँ पर क्या बोला कि EIS एनेबल करता है यूजर को एक्सट्रैक्ट समरी डाटा एंड मॉडल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विदाउट नीड टू लर्न क्वेरी लैंग्वेज और स्टैटिकल फार्मूला या फिर हाई लेवल लैंग्वेज वगैरह सब कंप्यूटर की जो भाषा होती है उसकी आवश्यकता नहीं है। EIS प्रोवाइड रैपिड एक्सेस टू टाइमली इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्ट एक्सेस टू मैनेजमेंट रिपोर्ट। रैपिड एक्सेस इंफॉर्मेशन पर और डायरेक्ट एक्सेस मैनेजमेंट रिपोर्ट पर EIS कैपेबल होता है इंटरनल एक्सटर्नल दोनों इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। EIS प्रोवाइड करता है एक्सटेंसिव ऑनलाइन एनालिसिस टूल। ठीक है, ऑनलाइन एनालिसिस करने के लिए कैपेबल होता है, जो भी टूल चाहिए होता है इनके पास होता है। ठीक है, उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि इसको आसानी से DSS यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इतनी सारी बातें जो है यहाँ पर आपने देखी और समझी और जानी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको याद करोगे। तो यहाँ पर फिर से हम लोगों को देखना है मैंने क्या क्या बोला, फिर से हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें आपने टॉप डॉक्टर की कहानी देखी। तो आपका पॉइंट याद आना चाहिए क्या चीज़? तो आपको याद आना चाहिए कि एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो कि टॉप मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है डिसीजन लेने में। ठीक है, उसके बाद जो है लैंग्वेज की बात हम लोगों ने की कि क्वेरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर की भाषा होती है उसको जानने की ज़रूरत, या फिर कोई स्टैटिकल फार्मूला या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डिज़ाइन करने का स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है कि आपको आना चाहिए। ठीक है, तो नो नीड टू नो क्वेरी लैंग्वेज, नो नीड टू नो, तो मैनेजमेंट वालों को ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को जानने की। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि रैपिड एक्सेस करने की इसमें एबिलिटी होती है, रैपिड एक्सेस करने की इंफॉर्मेशन पर एबिलिटी होती है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डेटाबेस पर एक्सेस करने की कैपेबिलिटी होती है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा पर एक्सेस करके उसका ऑनलाइन एनालिसिस भी कर सकता है। ऑनलाइन एनालिसिस के जितने भी टूल होते हैं ना, पॉसिबल टूल्स, सब इनके पास ऑलरेडी होते हैं, टूल्स ऑलरेडी होते हैं। और इसको एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, एज DSS भी यूज़ किया जा सकता है।
अब आप मेरी बातें सुनने के बाद अगर एक बार इसको पेपर पेन लेके पॉज करके वीडियो को लिख लेते हो तो फिर आपके जहन में बैठ जाता है, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। तो टॉप मैनेजमेंट, यहाँ पर हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हमने करी। यहाँ पर हमने बात करी कि एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो टॉप मैनेजमेंट के हिसाब से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बिना किसी क्वेरी लैंग्वेज या स्टैटिकल फार्मूला जाने हुए ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डील करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये एक्सेस करवा के देता है इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट पर, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल डाटा दोनों का ऑनलाइन एनालिसिस करने में कैपेबल होता है, ठीक है। ऑनलाइन एनालिसिस के लिए बहुत सारे इनके टूल्स होते हैं इनके पास, और ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की तरह भी काम कर सकता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो टॉप मैनेजमेंट के लायक होता है ये, जो कि सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट लैंग्वेज लेमैन की तरह काम कर सकता है, क्वेरी लैंग्वेज जानने की आवश्यकता नहीं है, कोई स्टैटिकल फार्मूला जानने की जरूरत नहीं है, ना कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का डिजाइनिंग करने की आवश्यकता है इनको, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट पर रैपिड एक्सेस करता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना था इंटरनल एक्सटर्नल डाटा का एक्सेस करने में कैपेबल होता है। ऑनलाइन एनालिसिस करने के बहुत सारे टूल होते हैं। एक डीएसएस को एज ए डीएसएस भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, एज डीएसएस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहां पर आपने क्या क्या बात जानी, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपने जाना कि ये टॉप मैनेजमेंट के इस्तेमाल करने लायक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो टॉप मैनेजमेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बिना किसी क्वेरी लैंग्वेज या स्टैटिकल फार्मूला जाने के आप इसको यूज कर सकते हो एज ए मैनेजर। टॉप मैनेजमेंट एक्सेस करता है ये रैपिडली इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स पर आपके, ठीक है। उसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों डेटाबेस का एक्सेस करने में, ऑनलाइन एनालिसिस करने में कैपेबल होता है। ऑनलाइन एनालिसिस करने के लिए इनके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि रियल टाइम बेसिस पर इनके टूल्स इनको एनालिसिस करके देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और इसको एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, इसको एक डिसीजन सपोर्ट की सिस्टम की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। तो बहुत सारी बातें जो हैं हम लोगों ने इस रिगार्डिंग जानी। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम में अगली कहानी क्या आती है। एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग के इन्वायरमेंट में आप काम करते हो, ठीक है। तो आप जहाँ तक बात करते हैं कि जो स्पेसिफिक टाइप के इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए होते हैं, अभी किस तरह के इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं एग्जीक्यूटिव वाले को, किस तरह के इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं, उनकी खासियत बताओ। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यूज्ड इन एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जानने हैं, बताने हैं कि आपका जो इन्फॉर्मेशन होगा ना, टॉप मैनेजमेंट का जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो अब हम लोग ईआईएस के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, ईआईएस के लिए जो एग्जीक्यूटिव लोगों को किस तरह के इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं, उन इन्फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम लोग करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि लैक ऑफ स्ट्रक्चर। लैक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि ज़्यादातर डिसीजन जो होता है टॉप मैनेजमेंट का अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब पहले से पता नहीं है, ठीक है, आपका प्री नोन नहीं है, प्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं है, कोई एक ऐसी पैटर्न का जो है वो आपका प्रॉब्लम आने वाला है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो लैक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ज़्यादातर डिसीजन जो है टॉप मैनेजमेंट के अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन होता है, प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, अनसर्टेन होता है, किस तरह का इंफॉर्मेशन लगेगा ये भी आपका अनसर्टेन होता है। फ्यूचर ओरिएंटेशन, तो फ्यूचर ओरिएंटेशन को भी ध्यान में रखना है, तो उतनी फ्लैक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन को आपको उतनी फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद एक आपका इनफॉर्मल सोर्स होता है, मैनेजर से ना पूछकर जो कलीग के साथ आप नाश्ता करने के लिए बैठते हो, कलीग से बातचीत से आप इन्फॉर्मेशन एकत्रित करने की कोशिश करते हो, ठीक है। ये बात बताया गया इनफॉर्मल सोर्स में, मतलब टॉप मैनेजमेंट जो होता है वो लो लेवल स्टाफ के साथ बातचीत करता है, इसीलिए इसको लो लेवल डिटेल तक मिलता है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली बात आपने देखी लैक ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की कमी होती है। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेन होता है। फ्यूचर ओरिएंटेशन, इनफॉर्मल सोर्स, और उसके बाद एक लास्ट में आपको पॉइंट देखने को मिलेगा यहाँ पर लो लेवल डिटेल्स, ठीक है, लो लेवल डिटेल्स। तो आपने क्या जाना कि एक जो ईआईएस होता है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम में, ये जो इंफॉर्मेशन होता है, इस इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आपसे पूछा जा सकता है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि अगर मान लीजिए ईआईएस के कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछे तो टॉप डॉक्टर की कहानी आपको याद आएगी। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन की कहानी आपसे पूछता है तो यहाँ पर मेमोरी टेक्निक की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ स्ट्रक्चर,
पहली बात है स्ट्रक्चर की कमी होती है, दूसरा हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेन होता है, ठीक है। ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए कि इन सबको डील कर सकें। लैक ऑफ स्ट्रक्चर, अनसर्टेनिटी। फ्यूचर ओरिएंटेशन, फ्यूचर ओरिएंटेशन का मतलब जैसे ही आ गया तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी शब्द याद आनी चाहिए। इनफॉर्मल सोर्स, इनफॉर्मल सोर्स से एकत्रित किया हुआ इंफॉर्मेशन, और लो लेवल डिटेल, लो लेवल डिटेल। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोएस्ट लेवल पे जो स्टाफ है ना, उन तक एक्सेस करके आपको ऑपरेशनल लेवल के मैक्सिमम पॉसिबल लो लेवल तक एक्सेस करके इंफॉर्मेशन एकत्रित कर लेना है, मतलब उसके भी मन की बात जान लेनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने बात करी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम में टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसको आपको याद रखना है, लैक ऑफ स्ट्रक्चर, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, फ्यूचर ओरिएंटेशन, इनफॉर्मल सोर्स और लो लेवल डिटेल, ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो लैक ऑफ स्ट्रक्चर, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, फ्यूचर ओरिएंटेशन, इनफॉर्मल सोर्स और लो लेवल डिटेल, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले जो इंफॉर्मेशन होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपने जाना। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हम बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ EIS, ठीक है। तो कंटेंट्स ऑफ EIS भी जो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं उसके आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, जो टॉप डॉक्टर की कहानी देखी, उसके बाद इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका कंटेंट्स ऑफ EIS, ये क्या बोला, ए प्रैक्टिकल सेट ऑफ प्रिंसिपल टू गाइड द डिजाइन ऑफ मेजर एंड इंडिकेटर टू बी इंक्लूड इन एन EIS इज। तो या तो आपको सिंपली पूछा जा सकता है कि कंटेंट्स ऑफ EIS बताइए, नहीं तो डायरेक्ट कंटेंट्स ना पूछ के आपसे घुमा के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल सेट ऑफ प्रिंसिपल टू गाइड द डिजाइन ऑफ मेजर एंड इंडिकेटर टू बी इंक्लूड इन EIS, ठीक है। तो इसका मतलब कंटेंट्स पूछ दिया आपको, प्रैक्टिकल सेट ऑफ गाइड पूछा, ठीक है, जो कि मेजर एंड इंडिकेटर टू बी इंक्लूड इन EIS अगर आपसे बोल दिया तो वो कुल मिला के आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो आपसे कंटेंट्स ऑफ EIS पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कंटेंट्स ऑफ EIS जो है वो आपको एग्जाम में पूछ दिया, मान लीजिए, या ऐसा करके आपने देखा कि प्रैक्टिकल सेट ऑफ प्रिंसिपल टू गाइड, तो यहाँ पर आपको एक कहानी इमेजिन करनी है। कौन सी कहानी इमेजिन करनी है, तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एक कहानी जहाँ पर आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है। वो फ्रेंड क्या करती है, वो क्या करती है कि वो उड़ सकती है, आसमान में उड़ सकती है। आपकी कोई फॉरेन की फ्रेंड है, वो आसमान में उड़ सकती है, लेकिन वो टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा भी है, ठीक है। तो वो इंडिया आई हुई है और वो टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा भी है। अब वो हिंदी भी बोल सकती है, तो वो अचानक से उड़ी आसमान में, वो अचानक से उड़ी और इनकरेज करने लगी सबको ऊपर से ही, क्योंकि लो लेवल तक, डिटेल तक जाना है ना, स्टाफ तक, तो सारे स्टाफ को एक साथ देखते हुए इनकरेज करने लगी, इनकरेज एवरीवन को करने लगी, एवरीवन को। अब सभी ऊपर देखने लगे, एवरीवन को इनकरेज करने लगी कि चेंजिंग नीड के हिसाब से, चेंजिंग नीड के हिसाब से EIS का कंटेंट्स तैयार करना है, ठीक है। चेंजिंग नीड्स के हिसाब से उनको EIS का कंटेंट तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि U का मतलब क्या हो गया, U का मतलब अंडरस्टैंड हो गया, U का मतलब जो है अंडरस्टैंड हो गया, ये बात आपको एक बार ध्यान में रखनी है। उसके बाद D का मतलब डेटा मस्ट रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जो भी डेटा होगा वो उद्देश्य को पक्का दर्शाना चाहिए। U का मतलब अंडरस्टैंड, ठीक है, D का मतलब डेटा, ठीक है, और I का मतलब परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इन तीनों शब्दों पे मैं चर्चा करूंगा, अंडरस्टैंड, डेटा और इंडिकेटर, अंडरस्टैंड, डेटा और इंडिकेटर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपने यहाँ पर बात करी कि मेजर एंड इंडिकेटर टू बी इंक्लूड इन EIS, तो यहाँ पर भी देखो मेजर एंड इंडिकेटर, ठीक है। तो I मतलब परफॉर्मेंस इंडिकेटर यहाँ पर हम जानेंगे। तो सबसे पहले U की बात करते हैं। U का मतलब अंडरस्टैंड करना होता है, तो आसानी से समझने लायक, जहाँ तक पॉसिबल हो एक्चुअल डाटा पर बेस्ड होने लायक, जो आपका क्या बोलते हैं प्रिंसिपल टू गाइड जो सेट होगा, ठीक है, वो कंटेंट्स जो होगा वो कैसा होगा, अंडरस्टैंड करने लायक होना चाहिए। EIS का जो कंटेंट होगा लास्ट में, EIS जो बना के देगा कंटेंट, वो सबसे पहले समझने लायक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनको समझ में ही ना आए जिनको मिला। अंडरस्टैंड,
जहाँ तक अंडरस्टैंड करने लायक होना चाहिए, जहाँ तक पॉसिबल हो सके ना, जो एक्चुअल ऑपरेटिंग कंडीशन के जो एक्चुअल डाटा होते हैं ना, वो एक्चुअल डाटा के हिसाब से होना चाहिए। तो पहली बात हमने देखी अंडरस्टैंड करना। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं डी का मतलब डेटा मस्ट रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्टिव। डेटा जो है आपका जो उद्देश्य है, डेटा मस्ट रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्टिव। अगर मान लीजिए कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो वो डेटा उस ऑब्जेक्टिव को रिफ्लेक्ट करता रहे, एवरी डेटा ना हो उसको रिफ्लेक्ट करता रहे। आई का मतलब परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ईआईएस हर किसी का कंट्रीब्यूशन और परफॉर्मेंस इंडिकेट करें, ठीक है। मतलब जितने लोग हैं वहाँ पर जिनसे लो लेवल डिटेल तक गए ना, तो ऐसा होना चाहिए कि ईआईएस का इंफॉर्मेशन हर किसी का परफॉर्मेंस को इंडिकेट करे, ठीक है। तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर, परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये बात भी इंपॉर्टेंट होती है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब जहाँ तक बात करते हैं कि इनकरेज ओनरशिप, यहाँ पर एक कहानी आती है कि इनकरेज ओनरशिप मतलब मैनेजमेंट एंड स्टाफ को क्या बोलते हैं, आप ओनरशिप की भावना को दिलाओ। मतलब कभी भी बोलो कि भाई तेरी कंपनी है, तेरा ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सक्सेस ही आपका सक्सेस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो बताई जाती है, तो ये बोलता है कि जो भी कंटेंट्स होगा उसमें ऐसा होगा कि जो भी सारे लेवल के लोग होते हैं ना, और खासकर लोअर लेवल के लोग तक को ओनरशिप महसूस हो, मैनेजमेंट स्टाफ का परफॉर्मेंस तब बढ़ेगा। तो यही बात बोली गई, इनकरेज ओनरशिप, इनकरेज ओनरशिप अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोली कि जो फ्रेंड थी वो उड़ी, तो यू आर आई का मतलब आपने देख लिया, यू डी आई, उड़ी, ठीक है। उसके बाद इनकरेज करने लगी एवरीवन को। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, एवरीवन। तो हर किसी का कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो पाए ऐसा सिस्टम होना चाहिए। मतलब जानकारी जो है सबको प्रिंट आउट मिल सके, एवरीवन को मिल सके, तो हर किसी को इन्फॉर्मेशन मिल पाए, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि चेंजिंग नीड जो है वो कंसीडर किया जाए, इतनी फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो कंटेंट्स हैं उसमें आगे चलकर अगर कुछ चेंज करना पड़े तो चेंजिंग नीड के हिसाब से उसको कंसीडर किया जा सके। तो उड़ी और इनकरेज करने की लगी एवरीवन को, ठीक है, कि अपने आप में बदलाव लाओ, चेंज करो। तो चेंजिंग नीड के हिसाब से वो इस लायक होना चाहिए कि बदलाव ला सके, ठीक है। तो यही कंटेंट्स ऑफ ईआईएस है। कंटेंट्स ऑफ ईआईएस में आपको ये उड़ी वाली कहानी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात करी, यू का मतलब अंडरस्टैंड करना, यानी कि आसानी से समझने लायक, जहाँ तक पॉसिबल हो एक्चुअल डाटा पर बेस्ड हो। यू का मतलब अंडरस्टैंड करना, आसानी से समझ लायक, जहाँ तक पॉसिबल हो एक्चुअल डाटा पर बेस्ड हो। उसके बाद डेटा का मतलब, यू डी का मतलब बंच ऑफ डेटा नहीं, रिलीवेंट डेटा होना चाहिए जो कि ऑब्जेक्टिव को रिफ्लेक्ट करे। परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ईआईएस हर किसी का कंट्रीब्यूशन एंड परफॉर्मेंस को इंडिकेट करे। उसके बाद इनकरेज ओनरशिप, मैनेजमेंट स्टाफ को परफॉर्मेंस इनकरेज ओनरशिप रहेगा तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा। हर किसी को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो पाए, चेंजिंग नीड के हिसाब से कंसिडर कर पाए। तो यहाँ पर अपने मेजर एंड इंडिकेटर में क्या देखा, जिसको कंटेंट्स ऑफ ईआईएस भी बोला गया, जहाँ पर बोला गया उड़ी, अंडरस्टैंड करना, समझने लायक होना चाहिए, जहाँ तक पॉसिबल हो एक्चुअल डाटा पर बेस्ड हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को पक्का से पक्का डेटा रिफ्लेक्ट करना चाहिए। परफॉर्मेंस इंडिकेटर हर तरह के लोगों का, इनकरेज ओनरशिप, हर किसी को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए, एवरीवन, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए। चेंजिंग नीड को कंसिडर करे, इतनी फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। चेंजिंग नीड को कंसिडर करे, इतनी फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो कंटेंट्स ऑफ ईआईएस में देखा आपने कि आपका अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, आसानी से समझ लायक, जहाँ तक पॉसिबल हो एक्चुअल डाटा पर, जो एक्चुअल ऑपरेटिंग कंडीशन में जो इन्फॉर्मेशन एकत्रित हुआ है उस पर आधारित होना चाहिए। डेटा मस्ट रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्टिव, डेटा जो है ऑब्जेक्टिव को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, बंच ऑफ डेटा नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव को रिफ्लेक्ट करने लायक हो। परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ईआईएस हर किसी का कंट्रीब्यूशन एंड परफॉर्मेंस इंडिकेट करे। इनकरेज ओनरशिप, मैनेजमेंट स्टाफ का क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट एंड स्टाफ को ओनरशिप के लिए इनकरेज करे। एवरीवन यानी कि हर किसी को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो पाए, चेंजिंग नीड के हिसाब से सारी चीज़ें कंसिडर कर पाएँ, इतनी फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें आपने जानी। उम्मीद करता हूँ कि एक बार बिना देखे इसको लिखोगे, नहीं तो मेरे बार बार बोलने का भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको एक बार समझना है, लिखना है, ठीक है। अब हमारी बात आती है कि आप ईआईएस और ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको आप एमआईएस बोलते थे, ठीक है, उसमें क्या अंतर है,
ठीक है। तो हम लोगों ने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के साथ डिफरेंस देख लिया था, ठीक है, जिसमें पोफा वाली कहानी मैंने आपको सुनाई थी, सोफा उलट के पोफा बन गया था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि EIS और यहाँ पर जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में अंतर। तो ये सारे पॉइंट्स उम्मीद करता हूँ कि स्टडी मटेरियल से अच्छे तरीके से एक बार आप रीड करोगे, सबका समरी पॉइंट्स जो है वो आप बनाओगे और बिना देखे लिखने की कोशिश करोगे। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन EIS एंड ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये जो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो वो जो आपकी महिला मित्र थी जो कि फॉरेनर थी, जो कि उड़ी और एवरीवन को क्या करी, जो है इनकरेज करने लगी ओनरशिप अप्रोच से, और उसके बाद जो है चेंजिंग नीड के हिसाब से अपने आप को बदलने के लिए। उसका नाम था लीनी, LINI, ठीक है। तो लीनी, अब लीनी की एक खासियत थी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को जब वो तैयार करती थी ना, तो उसमें ड्रिल डाउन फैसिलिटी जरूर होता था। ड्रिल डाउन फैसिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है, अभी आप जैसे वेबसाइट पे जाते हो, हमारी CACSvideos.com पे जाते हो, तो आपको क्या मिलेगा कि CA वाले कोर्स में जब आप जाते हो तो ओल्ड न्यू आपने ड्रिल डाउन किया, ठीक है, फिर ओल्ड में चले गए तो फिर वहाँ पे मिला इसका पेपर, इसका में चले गए तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते लगते हैं। यानी कि ड्रिल डाउन फैसिलिटीज़ जो है वो है कि नहीं, ये भी जानना जरूरी है। ड्रिल डाउन फैसिलिटीज़ जो होता है वो जानना जरूरी है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने देखा कि लीनी, उसके बाद जो है ड्रिल डाउन फैसिलिटी और जो इंफॉर्मेशन का फॉर्मेट, इंटरफेस, ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट्स पर हम लोग डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। फॉर्मेट, इंटरफेस, लीनी ड्रिल डाउन फॉर्मेट में इंटरफेस करती है, लीनी ड्रिल डाउन फॉर्मेट में इंटरफेस करती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि L का मतलब आसान है, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, पर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा और बिना देखे लिखोगे एक बार, ठीक है। तो L का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो जाहिर सी बात है एग्जीक्यूटिव वाला जो होता है टॉप मैनेजमेंट के लिए या नियर टॉप मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम लो लेवल मैनेजमेंट के लिए जनरली होता है, क्योंकि एक रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, बस रिपोर्ट देखना होता है उनको। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड के लिए होता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए होता है, यानी कि स्पेसिफिक इशू को डील करता है। स्पेसिफिक नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेसिफिक इशू प्रॉब्लम के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनल MIS जो होता था आपको रिपोर्टिंग टूल होता था, वो बस स्टेटस बताता था, स्टेटस रिपोर्ट, ये क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, आपको पता चलता है, ठीक है। प्रोग्रेस के लिए जानना आपको MIS से पता चल जाएगा। उसके बाद नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, यानी कि LIN कौन से इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि आपका ये केवल स्टेटस रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ऑफलाइन स्टेटस रिपोर्टिंग, यहाँ पर एक रिपोर्ट देता है ऑफलाइन रिपोर्ट, लेकिन यहाँ पर बोलता है कि ऑनलाइन टूल्स एंड एनालिसिस, ऑनलाइन टूल्स से एनालिसिस करके आपको डेटा प्रोवाइड करता है। जैसे कि टॉप डॉक्टर से दिखाया था तो उसने सारी चीज़ें ऑनलाइन एनालिसिस कर ली थी, ठीक है। तो ये 3 बातें तो आपको ध्यान में हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि पहली बात तो आपको जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो एक में टॉप और दूसरे में लो लेवल मैनेजमेंट। दूसरी बात कि नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस, एक में स्पेसिफिक तो दूसरे में स्टेटस रिपोर्टिंग। उसके बाद आपने देखा कि क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस हो गया और प्रोवाइड हो गया। एक्सेस मतलब कहाँ तक पहुँच सकता है, और प्रोवाइड करना, प्रोवाइड आउटपुट, ठीक है। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो टॉप मैनेजमेंट या फिर नियर टॉप मैनेजमेंट और दूसरे में लो लेवल मैनेजमेंट। एक में बोला कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तक एक्सेस होता है, एक में बोला स्टेटस रिपोर्टिंग केवल होता है। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड आउटपुट यानी कि ऑनलाइन टूल्स, ठीक है, एनालिसिस, और यहाँ पर बोला कि ट्रेडिशनल MIS में ऑफलाइन का, ट्रेडिशनल MIS में बोला ऑफलाइन का। तो ये सारी कहानी जो है आपने यहाँ पर जानी और देखी। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिर हम लोगों ने बात करी थी LIN तक हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स LINI, आई वाला लास्ट वाला आई हम लोग देखते हैं। तो इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होगा, तो इंफॉर्मेशन सोर्स जो होता है वो आपका क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सोर्स पर EIS ज़्यादा फोकस करता है, एक्सटर्नल सोर्स पर ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटरनल पर ज़्यादा फोकस करता है। तो इंफॉर्मेशन सोर्स जो होता है, ये आप देख सकते हो कि MIS जो होता है वो एक्सटर्नल और
सॉरी क्या बोलते हैं उसको, EIS जो होता है वो एक्सटर्नल, और बाकी जो है ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका TPS MIS सब हो गया वो इंटरनल। ड्रिल डाउन फैसिलिटीज़ जो होती है वो एग्जीक्यूटिव वाले में होती है, एग्जीक्यूटिव वाले में होती है अवेलेबल, लेकिन बाकी में अवेलेबल नहीं होती है, ट्रेडिशनल वाले में अवेलेबल नहीं होती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन का फॉर्मेट कैसा होता है, एग्जीक्यूटिव वाला थोड़ा एडवांस है तो टेक्स्ट के साथ ग्राफिक भी बताता है, लेकिन हमारा जो ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो टेबलर चार्ट फॉर्म में आपको रिपोर्टिंग करता था। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्स्ट विथ ग्राफिक, इंफॉर्मेशन फॉर्मेट में आउटपुट का फॉर्मेट क्या होगा, टेक्स्ट विथ ग्राफिक्स। ठीक है, उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि आपका एग्जीक्यूटिव था वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली था। ठीक है, ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली था क्योंकि क्वेरी लैंग्वेज जानने की आवश्यकता नहीं थी, ऑनलाइन ऑफलाइन एनालिसिस करता है, आपकी आम भाषाओं को समझता है। लेकिन आपका ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की आवश्यकता कम से कम आपने देखी हर जगह है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने समझी। तो डिफरेंस बिटवीन EIS एंड ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको अच्छे तरीके से याद करना है। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एक में बोला टॉप मैनेजमेंट और नियर टॉप मैनेजमेंट, दूसरे में बोला लो लेवल। ठीक है, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो आपने देख लिया कि यहाँ पर क्या क्या बोला गया। तो यहाँ पर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बोला एक में टॉप मैनेजमेंट या नियर टॉप मैनेजमेंट, दूसरा नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस में आपने देखा कि एक में स्पेसिफिक प्रॉब्लम, दूसरा में स्टेटस रिपोर्टिंग करता है। उसके बाद आपने क्या देखा, आपने देखा कि आपका क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स, तो इंफॉर्मेशन सोर्स में देखा कि आपका ज़्यादा एक्सटर्नल होता है EIS, कम इंटरनल होता है, लेकिन ट्रेडिशनल जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है केवल जो इंटरनल इंफॉर्मेशन लेता है। ड्रिल डाउन फैसिलिटीज़ आपका EIS में अवेलेबल होती है लेकिन बाकी में अवेलेबल नहीं होता है, बाकी मतलब ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम में। इंफॉर्मेशन फॉर्मेट की जहाँ तक बात करते हैं तो ये EIS टेक्स्ट विथ ग्राफिक देता है और ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम टैबुलर देता है। उसके नेचर ऑफ इंटरफेस की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो EIS जो है ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है। ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर जनरेटेड होता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपने किस चीज़ के बारे में देखी, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात पूरी हम लोगों ने यहाँ पर की। उम्मीद करता हूँ कि बिना देखे आप लिखोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो ताकि चीज़ें आपको भूले से भी ना भूले। ठीक है, अब हम लोग अगला सिस्टम देखेंगे, स्पेशलाइज्ड सिस्टम, कुछ स्पेसिफिक सिस्टम के बारे में हम देखेंगे जिसमें हम जानेंगे एक्सपर्ट सिस्टम किसको बोलते हैं। ठीक है, रोबोट मूवी आपने देखी होगी तो एक्सपर्ट सिस्टम किसको बोलते हैं, दूसरा क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम किसको बोलते हैं, तीसरा कोर बैंकिंग सिस्टम किसको बोलते हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो एक आपका एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में जानेंगे। ठीक है, और बिजनेस में उसकी क्या क्या नीड है, क्या क्या ज़रूरतें हैं, कैसे वो ज़रूरतें पूरा करता है, ये सारी कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।